नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम इस वक्त और मैं हूं निखिल सिंह। सियासत की सतह पर जो दिखाई देता है कहानी अक्सर उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी होती है तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिख रही होती हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज बात होगी अयोध्या में चढ़ावा चोरी से सियासत किस तरह से गर्मा गई है। राम मंदिर के बहाने सनातन पर नई जंग और विपक्ष के बदले तेवरों पर बीजेपी का तीखा पलटवार। आखिर क्या है ये पूरी खबर और इसके पीछे का एजेंडा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी पंजाब दौरे की, जिसको लेकर चर्चा गर्म है। संत रविदास एक्सप्रेस से आस्था और विकास को किस तरह से नई रफ्तार मिलेगी, सियासी संग्राम के बीच बीजेपी का क्या बड़ा संदेश है पंजाब में, हम आपको समझाएंगे और इस पर बहस भी करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन, मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी एकता की परीक्षा, कर्नाटक से लेकर पंजाब तक संकटों के समाधान की एक बड़ी चुनौती हो गई है कांग्रेस आलाकमान के पास। क्या इन चुनौतियों से पार पाएगा कांग्रेस आलाकमान? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, कई मुद्दों पर सीधी और बेबाक चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश में कल से चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में दिखाएंगे हरी झंडी। जापान, कोरिया, अमेरिका और कनाडा के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला 5वां देश बनेगा भारत। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा जारी। देश के अन्य हिस्सों में भी रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में चढ़ावा चोरी से उठे सवालों पर सियासत तेज। राम मंदिर के बहाने सनातन की राजनीति ने पकड़ी रफ्तार। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर विपक्ष की राम भक्ति पर भाजपा के तीखे सवाल, बताया चुनावी अवसरवाद का। पीएम मोदी के आगामी पंजाब दौरे को लेकर हलचल तेज। पीएम के दौरे से आस्था से विकास तक बड़ा संदेश। संत रविदास एक्सप्रेस से सामाजिक समरसता को नई रफ्तार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की उठापटक के बीच भाजपा की मजबूत दस्तक। और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के दरबार में सियासी मंथन तेज। मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद। कर्नाटक से पंजाब तक संगठन और सत्ता के तीखे सवालों के घेरे में कांग्रेस आलाकमान। जल्द फैसला लेने की चुनौती। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की। विकास, विरासत और बदलते राजनीतिक समीकरण पंजाब में आखिर कैसे और किस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा क्या कुछ मायने रखेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भर नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आस्था और कनेक्टिविटी को जोड़ने वाले नए अध्याय का संदेश भी माना जा रहा है। संत गुरु रविदास के नाम पर अमृतसर के छेहरटा से वाराणसी के बीच शुरू होने वाली नई स्लीपर वंदे भारत संत रविदास एक्सप्रेस लाखों रविदासिया श्रद्धालुओं के लिए वर्षों पुराने भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव को आसान बनाएगी। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि पंजाब और काशी के बीच आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता को जोड़ने वाला नया सेतु है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को यह ट्रेन नई गति देगी। संत रविदास के समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के संदेश को अब बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। वाराणसी स्थित
सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास के जन्मस्थल तक पहुंचने वाले पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए यह रेल सेवा केवल सफर नहीं बल्कि श्रद्धा, सुविधा और सम्मान का नया सेतु बनकर उभरेगी। अगले वर्ष संत रविदास की 650वीं जयंती से पहले यह पहल और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ वर्षों में संत रविदास की विरासत को राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहे हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थल के विकास, डेरा सचखंड बल्ला का दौरा और वहां पर संवाद, संत निरंजन दास का सम्मान, गुरु रविदास जयंती पर सहभागिता और हाल में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने और अब संत रविदास के नाम पर नई रेल सेवा, इन प्रयासों को रविदास समाज के प्रति विशेष सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। पीएम के दौरे में 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य, रेलवे और आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं पंजाब और चंडीगढ़ को नई विकास की गति देंगी। PGI-MER के आधुनिक चिकित्सा केंद्रों से पूरे उत्तर भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अंदरूनी कलह, नेतृत्व संकट और लगातार बढ़ती राजनीतिक खींचतान से जूझ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी पर कानून व्यवस्था, प्रशासन और संगठनात्मक अस्थिरता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी गुटबाजी और नेतृत्व की चुनौती से पूरी तरह उबरती नहीं दिख रही है। ऐसे में पंजाब की राजनीति नए समीकरणों की ओर बढ़ती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब प्रमुख प्रतिद्वंदी दल आपस में संघर्ष में उलझे हों और भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक समरसता के मुद्दों को प्रमुखता से आगे बढ़ाए तो पार्टी के लिए अपना जनाधार विस्तार करने का अवसर बन सकता है। विकास, विरासत और विश्वास, इन 3 सूत्रों को साथ लेकर प्रधानमंत्री का यह दौरा भाजपा के लिए पंजाब में राजनीतिक संदेश देने का प्रयास भी माना जा रहा है। संत रविदास एक्सप्रेस जैसी पहल सामाजिक सम्मान के साथ साथ नए राजनीतिक संवाद का माध्यम भी बन सकती है। यानी एक और संत रविदास की प्रेरणा से जुड़ी आस्था को नई रफ्तार देने वाली रेल सेवा और दूसरी ओर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं और तीसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी उठापटक, इन सब के बीच पंजाब की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सौगात है संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन, इससे श्रद्धालु जो है वो बेहद उत्साहित है। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत से महात्मा गण हैं जो कि डेरे में आते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी। हम बहुत सालों से वहाँ जाते हैं बनारस में, तो ट्रेनें कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, लेकिन ये ट्रेन चलने से दुआबे की संगत को तो होगा ही होगा, आसानी होगी। और दूसरी संगत जो दूर दराडे से आती है इधर डेरे में, इधर से होके वाराणसी में बड़े आराम से आसान तरीके से पहुंच जाएगी। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से कल ट्रेन का उद्घाटन होगा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कल जलंधर कैंट में पहुंच रहे हैं। और ये ट्रेन अमृतसर से वाराणसी जाएगी और इस ट्रेन का हमारी सारी जलंधर की साध संगत को बहुत लाभ होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हम अपने कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा को भी इस पर जोड़ेंगे। लेकिन गुरमीत के पास पहले जाएंगे। गुरमीत, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है और ये जो ट्रेन है विशेष तौर पर, इसको सिर्फ कह रहे हैं कि एक ट्रेन नहीं है, कनेक्टिविटी भर नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता का, आस्था का भी ये संदेश देती है। किन मायनों में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा? क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट देंगे? देखिए निखिल, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये फरवरी के बाद, मुझे याद है 1 फरवरी को प्रधानमंत्री आए थे, तो उस समय जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नामकरण श्री संत गुरु रविदास जी के नाम पर किया गया था। और उसके बाद एग्जैक्टली अब ये ट्रेन संत रविदास एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। और इस ट्रेन का जो डायमेंशन है, अगर आप देखें तो वो बिल्कुल डेरा सचखंड बल्ला से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं बड़े स्तर पर वाराणसी जाते हैं, यहाँ से संगत जाती भी है और वहां से संगत यहाँ पर भी आती है।
जाती है। तो ये जो कम्यूट है संगत का वो पूरे साल चलता रहता है। और आज का दिन जो है वो संक्रांत का दिन है। आज भी बिल्कुल मैं एंट्रेंस गेट पर खड़ा हूं डेरा सचखंड बल्ला के। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा आपको, ये डेरा श्री 108 संत सरवन दास महाराज जी सचखंड बल्ला है। ये इसका बिल्कुल एंट्रेंस गेट है। और आज भी संगत यहां पर बिल्कुल ऐसे पहुंच रही है जैसे रोज भी जो है हजारों की गिनती में लोग यहां पर संगत जो है वो पहुंचती है। और बेसिकली जो ये डेरा है इसकी शुरुआत जो है वो कुछ ऐसे की गई थी, जो संत सरवन दास जी थे उनके द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये देखा गया कि जो वाराणसी में श्री गोवर्धनपुर है वहां पर श्री गुरु रविदास जी का तप स्थान भी रहा, जन्म स्थान भी रहा। और बाद में इसी जगह पर वाराणसी में जो है वो डेरे की स्थापना की गई। अब जो पंजाब है कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति से लेकर पंजाब की सियासत और सामाजिक पृष्ठभूमि या धार्मिक तौर पर भी हम देखें तो पंजाब की जो धरती है वो डेरों की धरती के तौर पर जानी जाती है। पंजाब में कई डेरे हैं तो उनमें से एक डेरा है डेरा सचखंड बल्ला। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं जालंधर में, जालंधर पड़ता है दोआबा रीजन में। पंजाब में 3 रीजन सबसे महत्वपूर्ण है, माझा, मालवा और दोआबा। दोआबा रीजन में कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं और 19 विधानसभा की सीटें ऐसी मानी जाती हैं जिस पर सीधे तौर पर डेरा सचखंड बल्ला की संगत का प्रभाव है। और इसके साथ ही मालवा और जो माझा रीजन है उसका भी प्रभाव माना जाता है। अब ये जो ट्रेन है स्पेसिफिकली, जो ये ट्रेन है ये अमृतसर से छेरटा इलाके से चलेगी। वहां पर अमृतसर जो है माझा रीजन है और माझा रीजन में भी बहुत बड़े स्तर पर डेरा सचखंड बल्ला को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये जो जालंधर है, जालंधर कैंट जो है ये दोआबा रीजन में पड़ता है जहां पर 23 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो यहां पर भी बड़े स्तर पर जो है डेरे को मानने वाली संगत रहती है। और इससे आगे अगला हॉल्ट जो है वो लुधियाना है। लुधियाना मालवा रीजन में पड़ता है, मगर लुधियाना में बड़े स्तर पर प्रवासी भी रहते हैं, डेरे को मानने वाली संगत भी रहती है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश जाना होता है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी जो है वो सीधे तौर पर एक बड़ा फायदा जो है आम जन को देने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो डेरे की संगत है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, बेसिकली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये ट्रेन चलाई जा रही है संत रविदास एक्सप्रेस, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना? जो भारत सरकार की ओर से श्री गुरु रविदास एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है उसका गुरु रविदास भक्तजनों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, जो कि अमृतसर से सीधी वाराणसी जाएगी। और पूरे पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया से सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान के दर्शनों के लिए संगतें आती हैं। और साल में जो गुरु रविदास महाराज जी का आगमन पर्व होता है उसमें सतगुरु निरंजन दास महाराज जी अपनी ओर से स्पेशल ट्रेन लेके जाते हैं। उसमें विदेशों की संगत भी आती है, जो भारत की संगत होती है वो भी आती है। ऐसे में जब भारत सरकार ने ये उपराला किया है, श्री गुरु रविदास स्पेशल ट्रेन जो एक्सप्रेस से कल से शुरू हो रही है, उसका भक्तजनों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और कम समय में वो ट्रेन वाराणसी पहुंचेगी। जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो संगत है वो पूरे साल में लगभग कोई ही दिन ऐसा छूटता होगा कि यहाँ से वाराणसी संगत नहीं जाती है या वाराणसी से संगत यहाँ नहीं आती है। तो ऐसे में जो संगत को ग्राउंड लेवल पर और आम जन को क्या फायदा होने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संगत की सुविधा को देखते हुए कल जो ट्रेन नई इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, गुरु रविदास एक्सप्रेस, जो शेहटा से लेकर वाराणसी तक जाएगी। ये एक बहुत बड़ा उपराला है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि डेरा संत सरवनदास सचखंड बल्ला के साथ जुड़ी हुई संगत, जिनकी आस्था श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के साथ है, जिनका जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी पर है। और ये जहाँ डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों ने श्री रविदास महाराज जन्म स्थल की खोज की और वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया, जिसको बाद में सोने में मढ़ाया गया। उस मंदिर को सोने की वहाँ पर छत्र चढ़ाए गए
और वहाँ पर जाके देश विदेश की संगतें सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होती है और अपना जो जीवन सफल करती है। ये सारा जो उपराला है वहाँ पर उपराला श्री पद्मश्री 108 संत निरंजन दास जी के द्वारा वहाँ की जो श्री रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ की देख रेख भी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी करते हैं और जो संगत को सुविधाएं देते हैं वो भी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी करते हैं। फिर भी हम भारत सरकार से डेयरी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संगत की सुविधा को देखते हुए कल एक ट्रेन जो 3 दिन यहाँ से जाएगी और 3 दिन वहां से वापस आएगी। निखिल देखिए, कुल मिलाकर ये है कि ये डेरे के समर्थक हैं, डेरे को मानने वाले लोग हैं, तो इनका ये मानना, और खास तौर पर जब हम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी गए जहां पर हॉल्ट है इस ट्रेन का, वहां पर बड़े स्तर पर जो लोग आ रहे थे, जो प्रवासी भी थे जिन्हें उत्तर प्रदेश जाना था, या फिर डेरे की संगत बड़े स्तर पर वहां पर आती है। हर व्यक्ति का यही कहना है कि इस ट्रेन के चलने से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि ट्रेन पहले भी चल रही थी, 5 या 4 ट्रेन जो जालंधर कैंट से जालंधर सिटी से जाती थी या अमृतसर से जाती थी, मगर ये जो ट्रेन है वंदे भारत है, स्पेशलिटी है, कम समय है, यानी कि जो कम्यूटेशन टाइम है वो कम होगा। बिल्कुल, और इसीलिए तो जो है शुरुआत में कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है बल्कि सामाजिक समरसता और आस्था का सम्मान है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे विनोद जी के साथ में। विनोद जी, गुरु रविदास कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन की पवित्रता की बात करते थे, लेकिन राजनीति पंजाब की शायद उतनी पवित्र नहीं है। क्या राजनीतिक संदेश, एक तो मैं समझना चाहूंगा प्रधानमंत्री के इस दौरे से है, दूसरी बात यह भी समझना चाहूंगा कि पंजाब की सियासत में जिस तरह से अभी जो बाकी दोनों दल हैं या तीनों दल मैं कहूं, उनमें जो उलझने हैं, उस बीच में ये सामाजिक समरसता का संदेश, ये कनेक्टिविटी की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, विकास विरासत एक साथ, किस तरह से देखते हैं ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स को? निखिल, हमने देखा है बनारस से चलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये सिलसिला है, पिछले 2014 से लेके और आज तक प्राइम मिनिस्टर के ये तीसरे टर्म में, उसमें हमने देखा है कि एक सूत्र है विकास के साथ विरासत भी। तो विकास के साथ आप जब विरासत कहते हैं तो उसमें आप जब देखिए कि बनारस में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं और जब बनारस में गए हैं तो उनको जो गुरु रविदास जी की जो विरासत है उनको भी उतना ही मजबूती से संभाला है जितना कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बाकी जो धर्मस्थल है, शीर्षस्थल है, तो उनकी एक जो इम्पोर्टेंस मिला है। तो सामाजिक समरसता को आप आज देखें तो पंजाब में जो एक डोमिनेंसी थी उसमें कहीं से जो रविदासीय समाज के जो लोग थे वो सामाजिक समरसता में आप देखिए कि एक बार हाशिए पे चले गए थे। और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस रविदासीय समाज का और उसके सामाजिक समरसता में एक जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, अभी जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई थी, जो 650वां जो गुरु रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उस अवसर पे आप देखेंगे भारत सरकार की तैयारी और वो जो सारा इंपॉर्टेंस है उसके पीछे जब आप पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अभी जो गुरमीत बता रहे थे उसमें हम लोग इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि बीजेपी का पंजाब में शहरी इलाकों में तो एक अच्छी पैठ है और बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोटर्स भी है जो शहर के इलाके में है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जब आप बात करते हैं तो बीजेपी का उतना बड़ा नेटवर्क या उतना बड़ा कार्यकर्ता बेस नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर के मोदी के इस दौरे से कम आप ये देखिए कि 30 लाख के आबादी वाले ये रविदासीय समाज हैं जिनका अभी आपको गुरमीत बता रहे थे कि वहाँ का जितने भी इंपॉर्टेंट डेरा है उस डेरा में एक महत्वपूर्ण डेरा रविदासी समाज का भी है और उसमें उस डेरा को लेके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पर्सनल कनेक्शन जोड़ते हैं और रविदासी समाज के लोगों के बीच में बनारस से और जालंधर का और बनारस से पंजाब का ये कनेक्शन जोड़ते हैं, तब आप ये देखिए कि वो कनेक्शन कितना सीमेंटिंग का काम करता है जब आप उस विरासत को उस सामाजिक समरसता में एक प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने को शामिल करते हैं, वहां के लोगों के बीच में होते हैं। तो जो रिएक्शन हमने देखा है ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए शायद इस बार जो तकरार आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे दूसरे पार्टियों के बीच में, बीजेपी को लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे से कम पंजाब की सियासी हलचल और तेज होगी और एक नई करवट में जाते हुए दिखेगी। बिल्कुल नई करवट में जाती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और गुरमीत आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें ग्राउंड जीरो से हम तक लाने के लिए।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि विपक्ष की आखिर क्या है मजबूरी कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रहा है। ब्रेक के बाद तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे अयोध्या से उपजी राजनीति की। किस तरह से जो राजनीतिक आस्था है या ये कहूँ कि राजनीतिक विचार हैं वो भी डामाडोल हो रहे हैं, इस करवट से उस करवट तक जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी के खिलाफ सनातनी विपक्ष का सियासी विरोध, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सक्रिय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सियासत क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटने का संकेत दे रही है? एसआईटी रिपोर्ट के खुलासे के बाद मंदिर प्रशासन अपने सामान्य गतिविधि को काफी हद तक जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट बना रही है, लेकिन चुनावी सियासत में इसे मुद्दा बनाने वाले लोग चोरी को अयोध्या से जोड़कर देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपने जातीय राजनीति से अलग सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर सनातन ही समाजवाद का नियो सोशलिस्ट में उसको परिवर्तित किया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात पर राम मंदिर के बहाने सनातन का दावा करने वाले लोगों की तादाद बड़ी है, पूरी तरह बिछ चुकी है। अब सियासत पर यह बिसात और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो कांग्रेस और सपा सत्ता में वापसी को लेकर वैचारिक बदलाव से परहेज नहीं रखते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के इस बदले रूप को चुनावी ढोंग और मौका परस्ती बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वे लोग आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाकर वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया वे लोग आज आस्था और सनातन की बात कर रहे हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक अब यह संग्राम पोस्टर वॉर तक पहुंच गया है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक अब जगह जगह पोस्टर लग गए हैं जिसमें राम मंदिर को लेकर सपा नेताओं के पुराने बयानों को पोस्टर में उद्धृत किया गया है। इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की तस्वीरें लगाकर उनके बयानों को आधार बनाते हुए सपा की राम भक्ति पर कुछ लोगों ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अखिलेश यादव इसे बीजेपी के हताशा मानते हैं, लेकिन उनके समर्थक पोस्टर के विरोध में सड़क जाम कर रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद मंदिर प्रशासन में कई तब्दीलियां हुई हैं। इस बीच मंदिर प्रशासन में बड़े फेरबदल की तैयारी भी चल रही है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। ट्रस्ट के मेंबर्स और जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे के बाद नए सीईओ की तलाश के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज है। इतना तय है कि चढ़ावा चोरी के मामले में आगे कोई शिकायत और सियासत न हो, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट करने के पूरे प्रयास में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर इस वक्त तीखे हैं और वो लगातार विपक्ष के इस बदले रूप पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो वक्त मत भूलिए जब श्री राम का नारा लगाने पर गिरफ्तारी हो जाया करती थी। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं, सपा को हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने
पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया। भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता, चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। और वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो यह सनातन धर्म का अपमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक सवाल तो लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो अयोध्या में कथित राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, उस पे लेकर के आखिर जो स्टैंड लगातार बदल रहा है, ये कहा जाए कि इसके बहाने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रही है विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, कैसे आकलन करेंगे इसका? आपकी पूरी रिपोर्ट का जवाब सपा के जो एक स्लोगन है निखिल, जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे आप उसमें ये आप देख लीजिए कि सनातन ही समाजवाद है। अगर सनातन ही समाजवाद है तो आप समझ सकते हैं फिर ये राम मंदिर का जब कभी भी विरोध था तो उससे एक यू टर्न होते हुए आप सीधे देख सकते हैं। तो ये सपा का सबसे बड़ा सॉफ्ट, आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके और सनातनी होने के दावे को लेके एक आप कह सकते हैं उनके वैचारिक रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक तरह का कंपटीशन है। तो ये 2027 के चुनाव ने इन्हें तो सनातनी बना दिया, ये बात तो पक्की है। अब ये बना दिया के मतलब क्या है, क्या मजबूरी है? तो इस मजबूरी में आप देखिए कि कंसिस्टेंसी आपको कभी भी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेके, अब समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता के बयान को आप देखिए। अभी जो आपने माननीय अखिलेश जी का जो बयान आपने सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि एसआईटी के जांच जो है वो एक तरह से मंदिर का अपमान है, साधु संतों का अपमान है। भाई जिसने चोरी की वो रामलला के सामने में उसको खड़ा कर दो, उनसे माफी मंगवा दो, बात खत्म है। और अगर ये इतना ही सा ये मामला है तो फिर आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, चीफ जस्टिस से या न्यायालय से या जुडिशियल कमीशन से जस्टिस की मांग क्यों कर रहे थे, कमीशन की बात क्यों कर रहे थे? आप ही कह रहे थे कि ये हिंदू आस्था के प्रहार है, ये सनातन पे प्रहार है। तो ये जो चीजें आप रोज रोज बदल रहे हैं, जो पोस्चरिंग ले रहे हैं, ये साफ बताता है कि आपको राम मंदिर और अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस चढ़ावे के चोरी को एक तरह से वो बदला में दिखाना है, जिस राम मंदिर को लेके, जिस शौर्य और पराक्रम से लेके कार सेवकों ने वहां रामलला को विराजमान को लाए हैं 500 वर्ष के संघर्ष को, आपको इस पूरे संघर्ष को बेमानी बताना है। इसके बदले में अगर आपको थोड़ी देर सनातनी का चोला पहन लेना हो तो उसके पहनने के लिए अभी एक तरह से कंपटीशन सपा में भी है, कांग्रेस में भी है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से इस नए सनातनी को और इस नए सॉफ्ट हिंदुत्व के जो अवतार हैं उनका मुकाबला कैसे कर पाते। ठीक है, जवाब कपीश श्रीवास्तव देंगे। कपीश जी, ये नई पोस्चरिंग क्यों, या ये कहा जाए कि ये जो वैचारिक बदलाव है इसके पीछे क्या मजबूरी है? चुनाव अगर मजबूरी नहीं है तो भाजपा के आरोप गलत कहां हैं फिर? कपीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपना मोबाइल। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। निखिल भाई, पहली बात तो यह है कि कोई चीज अचानक से नहीं होती है। जिसमें आपके पिता पितामह तक जो हैं, जिस धर्म में आपने पैदा हुए हैं, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि उसके जन्म से लेकर मरण संस्कार तक जो होते हैं वो 16 और संस्कार जितने हैं वो सब उसी विधियों से होते हैं। और कोई भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए वो सनातनी है, ये तो नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो खुद में भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई। एडीआर की रिपोर्ट है 75% लोग बाहर की पार्टियों में इनके में आए हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी रही कहां गई? वो ये तो वन मैन आर्मी टू मैन शो है। इसके कहने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बता दूं कि 2012 से 17 के बीच में 2013 के अंदर चंद्रोदय मंदिर जो वृंदावन के अंदर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर था, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उसकी नींव रखी गई और वो किसी भी डिस्प्यूट में नहीं, कोई विवाद नहीं था उस जगह पर। इसी तरीके से आपने देखा कि इटावा में जो पिछले 5 वर्षों से हम लोग निर्माण करवा रहे हैं केजेश्वर नाथ मंदिर का, जिसमें एक तरफ भगवान श्री राम के बालपन की मूर्ति और एक तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण की, जो केदार मंदिर में सिर्फ एक की है। तो हम लोग तो सभी को लेकर के एक साथ चल रहे हैं और इसमें कहां दो राय है कि समाजवादी ही सनातन है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जब आप समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसी लड़ाई, उसी मानवीयता को स्थापित करने की लड़ाई, उसी वर्ग विभेद को मिटाने की लड़ाई, उसी धार्मिक चीजों को जो अस्पृश्यता थी उसको मिटाने की लड़ाई तो भगवान श्री राम ने लड़ी थी सबरी के बैर को खाकर। या केवट के द्वारा उनकी नाव पार कराई गई? क्या केवट से उनकी मित्रता थी? फिर राम मंदिर का विरोध क्यों किया था सर? या राम कारसेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई गई थी? ये सारी चीजें तो उस वक्त भी ध्यान में रही होंगी। निखिल जी पहली बात तो ये कि राम मंदिर का तो कोई विरोध नहीं था। आप बताओ। हाँ, अगर डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट जो है 1989-49 से ही जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस पे जो है स्टे ऑर्डर था, तो हम लोगों ने तो यही कहा जो माननीय न्यायालय कहेगी वही होगा। और हुआ क्या रथ यात्रा निकाल करके भगवान प्रभु राम का नाम का इस्तेमाल करके जो लोग सर अभी एक आपके पार्टी के तमाम नेताओं के बयान जो है वो वायरल हैं। राम गोपाल यादव जी का बयान वायरल है संसद में कि वो कह रहे हैं कि ये केवल यही नहीं है, राम लला और ये जो लोग हैं ये दरअसल अवैध कब्जेदार, उन्होंने कहा था ये बाबरी मस्जिद है और ये इसको अवैध कब्जेदार। अब इसी वजह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि तब कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और आप कह रहे हैं। नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आप ये स्टेटमेंट दिखा दो। निखिल भाई स्टेटमेंट दिखाइए। ठीक है, वो स्टेटमेंट भी प्ले कर देंगे, वो स्टेटमेंट भी प्ले कर देंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल प्ले कीजिए, लेकिन हम लोग बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। अच्छा, आप दूसरी बार आइए तब तक हम वो स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। सर वो हो सकता है थोड़ी देर में हम प्ले कर दें। बिल्कुल चलाइए, 100% चलाइए, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चलाइएगा तो नहीं देखिए ऐसे नहीं होता है। आप उंगली मत दिखाइए, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं होता। आप उंगली मत दिखाइए कृपया, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पूरी दुनिया देख रही है, आप इस तरह से सबूत मांगने लगेंगे उस वायरल चीज पर, ये किसी को आइडिया नहीं था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने भी कई बार चलाया है, देखा है, कई सारी जगहों पर देखा है। अगर जो है विपरीत कोई ढांचा गिराने जाएगा तो निश्चित रूप से समुचित बल का प्रयोग किया जाएगा। गोली चलाने का किसके हाथ में है? जो अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है तत्कालिक सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से तो मुख्यमंत्री के आदेश पर गोली नहीं चलती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गोली नहीं चलवाई थी, आप ये कह रहे हैं? मैं तो साफ कह रहे हैं, नितेंद्र मिश्रा ने ही खुद इस बात को कहा। ठीक है सर, ठीक है, मतलब कि मुख्य सचिव जो चाहे वो करा दे, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होगा। ठीक है सर, ये नया है, ये काफी टाइम से चल रहा है आप लोगों का कि मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जो चाहे वो करा दें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर तो उनके रहने ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। सर कोई बात नहीं है, हम जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही सनातनी नहीं है। एसएन सिंह आप हमें सुन पा रहे हैं? जानते हैं ये लोग भी सनातनी है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अब कपीश जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कपीश जी जवाब सुन लीजिए। आप चुनावी सनातनी शांत रहिए। ये जानते हैं किस तरह के सनातनी हैं? जिस तरह से छांगुर मियाँ छांगुर बाबा बन गया था, मियाँ मतलब बाबा बन जाए, तो उसी तरह के सनातनी समाजवादी पार्टी है। मतलब सनातनी राम के भक्तों पर गोली चलाएगा? नहीं चलाएगा। सनातनी राम को हवा में उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। सनातनी काशी में पूजा को प्रतिबंधित करेगा? नहीं करेगा।
सनातनी जो कांवड़ यात्रा होगा उस पर फूल बरसाएगा कि पत्थर बरसाएगा? सनातनी तो फूल बरसाएगा, लेकिन पत्थर बरसाने वाले कभी सनातनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग राम को माने ही नहीं, राम को काल्पनिक बताए, राम के खिलाफ वकील खड़ा किए, नानी की कहानी सुनाए, ऐसे लोग सनातनी हो ही नहीं सकते। हाँ, कोई छांगुर मियाँ छांगुर बाबा जैसे ढोंग रचने का कार्य किया, वैसे समाजवादी पार्टी ढोंग रचने का कार्य कर रही है। हम तो अभी चुनौती देते हैं, चलिए आप सनातनी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कृष्ण जो है का वो मंदिर बनना चाहिए कि नहीं मथुरा में, हम आगे आपको कर देते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। ट्रस्ट भी आप भी बनाइए, सब कुछ आगे करिए, घोषणा करिए। और नंदी जो भगवान शिव को देखती हैं, वो नंदी शिव को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए काशी में, यही घोषणा करिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग चुनावी सनातनी होते हैं, कुछ लोग हमेशा के सनातनी होते हैं। और सनातन का तो सबसे सुंदर व्यक्तित्व क्या होता है? अपने पिता को मानना, अपने परम पिता को मानना। न पिता को मानना है, न परम पिता को मानना है। परम पिता की सबसे सुंदर पुस्तक रामचरितमानस, उसको जलवा दीजिए, कहिए हम सनातनी है, तो नहीं कहा जाता कि वो नालायक पुत्र है। तो एक नालायक सनातनी कोई होगा जो इस तरह के कार्य भी किया होगा, कहेगा कि वो तो भगवान राम तो वहाँ प्रकट ही नहीं होते थे। कोई कहेगा हम तो सीने पे ही भक्तों के गोली मार दिए थे, जिसको भगवान बहुत जानते हैं। कोई कहेगा कि हमको तो मुल्ला ही कहलाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब सरकार बनेगी तो वो प्रतिबंधित संस्था अगर वो काशी में और अयोध्या में विस्फोट कराएगी तो उसको छोड़ने का कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये छांगुर मियाँ वाला सनातनी जो छांगुर मियाँ छांगुर बाबा बन जाता है, उसी तरह समाजवादी पार्टी का सनातन है। ये तो सब लोग देख रहे हैं कि वो भी एक तरह का जिहाद छेड़े हुए हैं, ये भी एक तरह का जिहाद छेड़े हुए हैं कि किसी तरह से हमको राजनीति में जब हम लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित नहीं हो रहे हैं, जनता बार बार नकार रही है, तो हम जो है ढोंगी रूप धारण कर लें, कालनेपी का रूप धारण कर लें, हिंदुओं को बांट के काट के चाट के, कुछ लोगों को अपने में साट के और 2027 का विजय रथ तैयार करें, तो वो तो होने वाला नहीं। हाँ, अगर आप सनातनी होते तो जिस तरह से आप साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहे, उसी तरह से आप मौलवी को भी कुछ कहते हैं। अगर आप सनातनी होते तो जिस तरह रामायण की पुस्तक जलाए, किसी और धर्म की भी पुस्तक जलाते। अगर आप वास्तविक सनातनी होते तो जय श्री राम का नारा लगाने पे 28 लोगों को मेरठ की जेलों में बंद नहीं करते। मुझे नहीं लगता है कि जय श्री राम का नारा किसी सनातनी को बुरा लगेगा। हाँ, तो छांगुर बाबा वाले अगर आप सनातनी हैं तो ढोंग रचने का कार्य जवाब ले लेते हैं। कपीश जी बहुत ढेर सारे आरोप लगाए, कपीश जी बहुत ढेर सारे आरोप लगाए आपके ऊपर, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि आरोप कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? जो भगवान राम का चंदाचोर है, डकैत है, जिसने आज भी चौकीदार चुप है। अटल जी ने क्या कहा था कि अगर किसी चोर को देख करके ना भौंके। अच्छा, लुटेरा ठीक है, बाबर तो लूटने का कार्य किया, वो ठीक था। बाबर ठीक है, बाबर ठीक है, बाबरी ठीक है, सिमी ठीक है, आतंकवादी ठीक है, राम को हवा में उड़ाना ठीक है। ये कहाँ से लेकर आते हैं छांगुर मियाँ वाला? एक बार अपनी ऑडियो चेक करा लीजिए कपीश जी, थोड़ी सी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है आपकी, थोड़ी ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल से भी एक बार आपकी ऑडियो चेक कर लें और उसके बाद हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा हम आपके पास आएंगे आपका जवाब लेंगे। लेकिन विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये सियासत में दरअसल एक बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जीत की गारंटी नहीं रह गया है, और यही वजह है कि अब ये जो बदलाव है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगने लगा है कि भाई, और ये असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये साबित हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी उसी राह पर चलते हुई सियासत दिख रही है। दरअसल बदलाव इस वजह से है। ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल मौजूद है, और इसमें अगर आप ये देखिए बंगाल के इलेक्शन ने खास करके ये दिखाया है, और आप इसको दे सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के बाद और बीजेपी की वहाँ जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसके बाद पूरे के पूरे आप ये देखिए कि यहाँ इस रीजन में पूरे पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं कि पूरा गेम ही चेंज हो गया। अब आप देखिए कि सपा का जो ये पीडीए था, उस पीडीए के नाम पे आपने 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा आपने सीटें भी ली थी। तो क्या ये पीडीए को लेके आज के जो कपिल जी अपना ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसको लेके आज अखिलेश जी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है? अगर ये पीडीए दुरुस्त है तो फिर उनको सनातनी होने की ज़रूरत क्यों पड़ गई?
अगर ये पीडीए ठीक ठाक इनका चल पड़ रहा है और पीडीए से ये 2027 में वापसी कर रहे हैं, मैं बस आपको ही दे रहा हूँ सर। आ रहे सर, कपिल जी आ रहे हैं आपको ही दे रहा हूँ, आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। कपिल जी आ रहे, अगर ये पीडीए आपका बेहतर काम कर रहा है तो फिर आपको सनातनी होने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? क्यों आप सनातन ही समाजवाद कहते? क्यों आप सबसे बड़ा सनातन होने का दावा करते? रामकृष्ण के वंशज होने का दावा आप करते? क्यों आप मुलायम सिंह की बात को, वो तोड़ मरोड़ के बात को कहते कि मुलायम सिंह ने आज कार सेवक पे नहीं गोली चलाई थी? मुलायम सिंह का 4 बार स्टेटमेंट आया था कि मुझे और गोली चलानी पड़ती तो मैं और लोगों को वहां पे गोली चला देता। आप जिस तरह की बातों को आज लोगों के सामने में रख रहे हैं, वो पीढ़ी आज भी जिंदा है। वो पीढ़ी आज भी जिंदा है जो कार सेवकों पे किस तरह का वहां एक छावनी बना जाती थी जो कोई अयोध्या में घुस नहीं सकता था। अयोध्या किस तरह से एक छूत रही थी पूरे हिंदू समाज के लिए कि अयोध्या का जाना उनके लिए एक तरह से लगता था एक सजा की तरह है, एक मौत के एक ये वहां पे एक थ्रेट होता था। आज उस अयोध्या में जब आप पराक्रम देखते हैं, आज उस अयोध्या का जो विराट स्वरूप देखते हैं, आज उस अयोध्या का जो आप वैभव देखते हैं, तो ये आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। आप जो ये नया नया ताजा ताजा सनातनी बने हैं और एक नियो सोशलिज्म का एक नया रूप लेके आए हैं, सनातनी समाजवाद है, तो शायद इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है विनोद जी, जवाब ले लेते। कपिल जी, कपिल जी देखिए, आज अयोध्या की महिमा को हरने का काम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने किया है। जिनके नाम का सहारा लेकर के सरकारें बनाई, उन्हीं का चंदा लूट लिया, उन्हीं का चढ़ावा लूट लिया, उन्हीं की शिलाएं लूट ली, उन्हीं का जो है मणिमाणिक्य से। ठीक है सर, उन्होंने किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग क्यों बदल गए? बात इस बात पर हो रही है। आपकी जो सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई पहले आप कहां थे और आप कहां पहुंच गए, उसकी वजह क्या है? समाजवादी पार्टी पहले भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध थी और समतामूलक समाज ही सनातन है। अभी ये कोई हरियाली के अंदर बता थे कि पीडीए में उनको जो है वो पीडीए में जो है सनातन नहीं दिखाई दे रहा। ये पिछड़े दलित को नहीं मानते क्या? ये मनोवादी सोच के व्यक्ति बैठे हुए हैं क्या? आप बताओ, पिछड़े दलित क्या हिंदू सनातनी नहीं है? तो इनसे प्रमाण लेना पड़ेगा इतना। अच्छा कपिल जी, हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले चुनौती दी थी कि मैं चुनौती देता हूं कि वो नहीं कहा था उन्होंने, मैं अपने दर्शकों के सामने और आपके भी सुलभ संज्ञान के लिए, संज्ञान आपको है लेकिन आपको लग रहा था कि शायद हम उसको प्ले नहीं कर पाएंगे, हम उस रामगोपाल यादव की उस बाइट को दोबारा चलाना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आइए आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अलोकप्रियता से बचने के लिए आइए आपको दोबारा चर्चा पर ले चलेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह, कपिल श्रीवास्तव और विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। कपिल जी अब क्या जवाब देंगे? आप सुन लिया आपने? बहुत स्पष्ट जवाब है इसमें। वहां कहां वो कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद का ढांचा है? अरे अवैध कब्जेदार बताया, आपने सुना नहीं अभी? वो कह रहे थे अवैध कब्जेदार हैं, रामलला वहां अवैध कब्जेदार हैं, आपने सुना नहीं? उसको दोबारा सुनिएगा सर, अब हम बार बार नहीं प्ले करते रहेंगे कि सुन के भी अगर आप उसको अनसुना कर दें तो मैं कैसे क्या करेंगे उसके लिए। पड़ी है उसमें यही कहा गया है कि ये जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा है जिसमें राम मंदिर स्थापित था, ये बाबर ने सही जा रहे हैं सर। ये मुद्दा आंख कतम कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता सर। आंख मूंदने से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है सर। आपके आंख मूंद लेने से या जोर जोर से कहने से दर्शकों ने, लाखों करोड़ दर्शक जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने भी इसको सुना होगा और इसको बार बार बहुत सारे लोगों ने सुना है। ठीक है, आपके गलत इंटरप्रिटेशन से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। हम कौन इंटरप्रेट करने वाले होते हैं सर? जो उन्होंने बोला
उन्होंने कहा कि चाहे मुल्ला मुलायम कहें, चाहे मौलाना मुलायम कहें, हमको हिंदू माने या ना माने, और एक बार हमने गोली चलवाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऊपर मस्जिद पर चढ़ गए थे उनको नीचे नहीं उतरने दिया, ये मुलायम सिंह ने सुनिश्चित किया। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे, कितना सुनेंगे आप? चलिए एसएन सिंह जवाब दीजिए। एसएन सिंह को ला रहे हैं सर, मेरी बात ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और बकायदा हो गया भाई, हो गया, आपकी बात खत्म है। ठीक है सर, अरे सुन लीजिए कपिल जी, आपकी बात खत्म हुई, अब सुन तो लीजिए। एक आपराधिक कृत्य थी। आपने मान लिया आपराधिक कृत्य थी, कार सेवकों का वहां जाना आपराधिक कृत्य था, अब कम से कम दोबारा आपके मुंह से निकल गया तो मान लिया आपने, ठीक है। का काम किसी सरकार का था। अब जानते हैं, आप यही कह रहे हैं ना कि कार सेवकों को वहां जाना आपराधिक कृत्य था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एसएन सिंह जी आपको रोकेंगे। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।